वेलकम लर्नर्स, मैं हूँ शिवाजी देवनाथ। फिर से आ गया हूँ एक नया ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में मैं बात करने वाला हूँ सैस लैंग्वेज के ऊपर। सैस एक CSS प्रोग्रामिंग का सुपरसेट लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज पे CSS को रीराइट किया जाता है, जिससे CSS को स्केलेबल मोड पे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है और इसको बहुत ही स्केलेबल वे में CSS को लिखा जाता है। तो इसके लिए CSS जो लाइब्रेरी रिलीज हो चुका है वो डार्ट सैस के नाम पे, लीफ सैस के नाम पे, रूबी सैस के नाम पे, इसके अलावा नोट सैस के नाम पे भी इसका लाइब्रेरी एक्सटेंशन निकल चुका है। तो इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो पहले देखते हैं। तो सैस को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल जो प्रोसीड्यूर है इसमें क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो तरीके से हम लोग सैस को इंस्टॉल कर सकते हैं। एक होता है एप्लीकेशंस के थ्रू। तो एप्लीकेशंस के थ्रू अगर करेंगे तो यहाँ पे ज्यादातर एप्लीकेशंस जो है वो पेड है, तो इसीलिए हम लोग ये एप्लीकेशंस के थ्रू सैस को नहीं लिखते। तो हम लोग करते क्या है, कॉमन लाइन मोड पे सैस को इंस्टॉल करने का काम करते हैं। तो इसका कॉमन लाइन मोड को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे पहले हम लोगों को Node.js एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ेगा, जिससे हम लोग सैस को किसी भी प्लेटफॉर्म में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले ही हम लोग nodejs.org में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी स्टेबल वर्जन्स Node.js का रहेगा उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। और आपके पास एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद इसको डायरेक्टली आप Node.js एनवायरनमेंट पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आप node -v करके यहाँ पे आप नोड वर्जन्स चेक कर सकते हो। और यहाँ पे नोड वर्जन्स चेकअप करने के बाद और एक वर्जन्स आप चेक कर सकते हो जिसका होता है npm v। जब आपको ये दोनों वर्जन्स दिख जाता है, इसका मतलब आपके पास ये Node.js एनवायरनमेंट अच्छी तरह से इंस्टॉल्ड है। तो जब ये इंस्टॉल रहता है तो जाके हम लोगों को ये जो कमांड है यहाँ पे npm install -g sas, इसको डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे कॉमन लाइन पे डाल के इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप विंडोज में काम करोगे तो विंडोज के लिए आपको इसके पहले कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन जब मैक और लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए काम करोगे उसके लिए यहाँ पे sudo लिखना पड़ेगा रूट परमिशंस लेने के लिए। तो जब ये sudo रूट परमिशंस देके जब एंटर करोगे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा और इस पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी सैस कमांड एक्टिवेट है, जिसकी वजह से यहाँ पे सैस का जितने भी कमांड्स है यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग काम स्टार्ट कैसे करेंगे, जब भी हम लोग सैस के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे तब हम लोग एक कोड एडिटर को यूज करेंगे जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। यानी यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे सैस ट्यूटोरियल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सैस ट्यूट बोलकर ऑप्शन दिया। यहाँ पे इसके अंदर index.html बोलकर एक HTML फाइल यहाँ पे डाला। उसके बाद यहाँ पे HTML करके यहाँ पे बेसिक टेम्पलेट बना लेता हूँ और बेसिक टेम्पलेट बन जाने के बाद यहाँ पे सैस जो लिखना है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे सैस का डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो सैस का जब डिजाइन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग अलग अलग फाइल या फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग CSS फाइल को रखना चाहिए। तो CSS फाइल रखने के लिए CSS बोलकर एक फोल्डर बनाया और साथ ही साथ और एक फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ SCSS, जो कि सैस या SCSS दोनों एक्सटेंशन में हम लोग काम कर सकते हैं। इस SCSS के थ्रू हम लोग काम करेंगे SCSS फोल्डर के अंदर और आखिर में जाके जब कंपाइल करके आउटपुट डालेंगे तो वो CSS फाइल में जाएगा। तो CSS फाइल में कैसे जाएगा वो दिखाते हैं। यहाँ पे एक बेसिक HTML टैग लेता हूँ और ये बेसिक HTML टैग में मैं लिखता हूँ हेलो स्टूडेंट्स बोलकर। यहाँ पे एक H1 टैग लिया और इस H1 टैग के बाद इस पेज को अभी मैं लाइव करता हूँ। हेलो स्टूडेंट बोलकर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो HTML पेज में आ चुका है। अभी हम लोगों को सैस को यूज करके देखना है कि अभी सैस किस तरह यहाँ पे इफेक्ट डालता है। तो सैस बेसिकली CSS का ही सुपरसेट है, तो इसीलिए क्या है यहाँ पे मैं एक सैस फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे जो सैस फाइल है इसको main.scss बोलकर इसका एक्सटेंशन देता हूँ। यहाँ पे सैस में दो तरीके का एक्सटेंशन होता है, एक SCSS होता है, एक SASS होता है। ये दोनों तरीके से सैस को लिखा जाता है, लेकिन SCSS जो होता है ये ज्यादा एरर फ्री होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसी प्रोसेस में SCSS को लिखा जाता है। और SASS जो सैस होता है उसको अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर सिंटैक्स जो लिखा जाता है वो इंडेंटेशन के थ्रू लिखा जाता है। तो उसका जो कोडिंग स्ट्रक्चर है कैसे होता है वो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे लर्न सैस बोलकर साइट पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों का सैस का जो सिंटैक्स होता है वो किस तरह यूज करते
करते हैं, बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे दिखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामेटिकल वे में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों के पास वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है, जो वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसके बाद वेरिएबल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद कलर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है वेरिएबल नेम के हिसाब से और यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू डिक्लेयर किया। तो ये रहा SCSS एक्सटेंशन का फॉर्मेट। और SASS अगर फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ब्रैकेट और सेमीकोलन जो था यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे जो इंडेंटेशन है ये बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। अगर हम लोग किसी भी हाल में ये इंडेंटेशन मिस कर जाए तो हम लोगों के जो भी डिजाइन स्ट्रक्चर बनाना है वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए क्या है, SCSS बहुत ही ज्यादा सेफ है हम लोगों के काम करने के लिए। तो मैं भी SCSS रेकमेंड कर रहा हूँ जब हम लोग कोडिंग स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो यहाँ पे जो कोडिंग स्ट्रक्चर बनता है वो कोडिंग स्ट्रक्चर कंपाइल होने के बाद यहाँ पे आके दिखता है। हम लोगों के पेज का जो आउटपुट है वो हेलो स्टूडेंट्स बोलकर लिखा हुआ है। तो अभी इसको कैसे CSS जो स्टाइल है वो कैसे यहाँ पे दिखेगा, तो डेफिनेटली ये जो एलिमेंट है main.css जो है इस h1 एलिमेंट के साथ मैपिंग करेंगे, मतलब h1 सिलेक्टर है यहाँ पे। तो h1 सिलेक्टर को यूज करके मैं सिंपल से कलर डालता हूँ जो कि CSS में जैसे लिखते हैं वैसे ही सेम यहाँ पे लिख दिया। अभी इस फाइल को यहाँ पे लिंक कराना होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग सैस को लिंक नहीं कर सकते क्योंकि सैस यहाँ पे डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर नहीं चलता। यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, लिंक CSS के साथ होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कनेक्ट जो करना है CSS को लिंक करना होगा। तो CSS पे लिंक करने के लिए यहाँ पे main.css बोलकर जो फाइल है वो आएगा CSS फोल्डर के अंदर से, क्योंकि CSS फोल्डर के अंदर main.css क्रिएट करेंगे यूजिंग कमांड लाइन। अभी हम लोगों को करना क्या है, ये जो सैस्टिट्यूट बोलकर फोल्डर बनाए थे इस फोल्डर के अंदर ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करना होगा। इस ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल में जाके यहाँ पे SCSS फोल्डर के अंदर से main.scss इसको एज ए सोर्स इनपुट फाइल लेना होगा। उसके बाद आउटपुट में कहाँ डालना होगा, CSS फोल्डर के अंदर main.css बोलकर इसको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी जो सैस में लिखा हुआ था वो सेम चीज यहाँ पे CSS में आ गया है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे CSS में जो आया और सैस में जो है ये दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो इसका अंतर मैं दिखाएगा। यहाँ पे HTML फाइल है, यहाँ पे सैस फाइल है और यहाँ पे कंपाइल्ड CSS फाइल जो कि यहाँ पे कमांड लिख के दिखेगा। इस जो कमांड है इसको अभी यहाँ पे WATCH वॉच मोड पे स्टार्ट कर देगा। इसको वॉच मोड पे स्टार्ट करने के लिए ये है बेसिकली वॉच फ्लैग, या कैपिटल माइनस कैपिटल W भी यूज कर सकते हैं वॉच मोड पे एनेबल करने के लिए। तो अभी ये वॉच मोड पे आ चुका है। अभी यहाँ पे देखते हैं लाइव कोडिंग स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे डॉलर देके माई कलर बोलकर यहाँ पे एक कलर वेरिएबल को डिक्लेयर किया। यहाँ पे कलर वेरिएबल जो डिक्लेयर हुआ इस कलर वेरिएबल को यहाँ पे रेड डाला। यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद इसको जब भी सेव करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट तो कुछ चेंजेस हुआ नहीं, बट यहाँ पे क्या करेंगे, किसी भी कलर नेम अगर चेंज कर देंगे तुरंत यहाँ पे चेंज आ गया है और जो चेंज यहाँ पे आया उसी हिसाब से यहाँ पे आउटपुट भी दिख रहा है। ये होता है बेसिकली बेसिक सैस को यूज करने का प्रोसीड्यूर। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर जब हम लोग यहाँ पे किए तो इस वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डॉलर प्राइमरी कलर कुछ डाल सकते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कलर येलो, उसके बाद इन्फो कलर ब्लू डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे डेंजर कलर रेड डाल दिया। तो ये जो कलर सेटअप हुआ है ये एक्चुअली हम लोग एक थीम बनाना चाहते हैं, जिस थीम के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग कलर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया। इस कलर वेरिएबल जो भी डिक्लेयर किया यहाँ पे उस कलर वेरिएबल का नेम यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी कलर से अगर डेटा कलर दिखाना है तो यहाँ पे ये बन गया। अभी वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद अभी देखते हैं यहाँ पे किस तरह हम लोग डिजाइन को मैनिपुलेट करते हैं या डिजाइन को अच्छी तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है नेस्टिंग। नेस्टिंग मतलब जो कि स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करने का प्रोसेस जो होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी स्पेसिफिक अगर डिजाइन बनाते हैं तो उसका जो डिजाइन स्ट्रक्चर होना चाहिए वो हम लोग CSS में किस तरह लिखते हैं। तो अगर एक नेविगेशन बनाना चाहते हैं, कस्टम नेविगेशन मेनू, तो यहाँ पे कस्टम नेविगेशन मेनू बनाने के लिए 3 ULLI से 3 मेनू ऑप्शंस बनाए, जिससे क्या होगा, एक पेज का डिजाइन हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल से एक डिजाइन स्ट्रक्चर बनाए। अभी ये जो डिजाइन स्ट्रक्चर हुआ है अभी इसको डिजाइन करना होगा। तो अभी इसको डिजाइन करने के लिए पहला पोर्शन है UL का। इस UL जो है दूसरे एक एलिमेंट के थ्रू यहाँ पे रैपिंग हो सकता है जिसका नाम है नैप। तो यहाँ पे नैप के लिए अगर डिजाइन बनाते हैं तो यहाँ पे पहले नैप जो सिलेक्टर है इस यहाँ पे जाके नैप का हाइट डालते हैं। 30 पिक्सल डिफॉल्ट एक हाइट डालता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डालता हूँ
सेकेंडरी कलर। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिखा। तो इसके बाद यहाँ पे इवल टैग यहाँ पे यूज करना है। पहला नेविगेशन बार बना जिसमें डिफॉल्ट का हाइट दे दिया, जिसमें यहाँ पे जो लिस्ट पॉइंटर है उसको नन करना है। तो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन करके यहाँ पे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन करने से यहाँ पे जो पॉइंट था वो यहाँ पे हट चुका है। इस इवल के अंदर एलआई सिंटैक्स के अंदर एक्चुअली काम करना है। तो यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट डालना है। तो फ्लोट लेफ्ट जब डालेंगे ये कंटेंट आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे लाइन हाइट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम लोगों का जो 50 पिक्सल जो हाइट था इस पे हम लोग सेट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ये हम लोगों का नेविगेशन साइट है। तो नेविगेशन साइट के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लिख सकते हैं नैव हाइट, जो नैव हाइट बोलकर यहाँ पे आएगा। वही सेम हाइट यहाँ पे भी जाएगा, क्योंकि जो हाइट रहेगा उसी हिसाब से सेंट्रलाइज होता है। उसके बाद पैडिंग दोनों साइड से हम लोग डालना चाहिए। पैडिंग डालने के लिए यहाँ पे 20 पिक्सल कर सकते हैं। यहाँ पे जो हाइट है इस हाइट को हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 10 पिक्सल लाइन हाइट यूज करते हैं और बाकी 20 पिक्सल जो है पैडिंग डाल के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो मेनू बार यहाँ पे हम लोग बनाए उसी हिसाब से यहाँ पे भी ऑलरेडी सैस से यहाँ पे CSS डायरेक्टली राइट हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे सारी जगह पे मार्जिन और पैडिंग है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रीसेट करना चाहिए। तो रीसेट करने के लिए ऑल एलिमेंट के लिए डिफॉल्ट कुछ सेटिंग करना है, जो कि डिफॉल्ट मार्जिन 0 पिक्सल और पैडिंग जो होता है वो भी 0 पिक्सल डाल देंगे। तो क्या होता है, हम लोगों का जो डिजाइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम लोग डिजाइन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एलआई टैग है, एलआई टैग के बाद यहाँ पे एंकर टैग रहता है। तो इस एंकर टैग को लिस्ट टेक्स्ट डेकोरेशंस जो कि अंडरलाइन था उस अंडरलाइन को हटाना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया और यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है इस कलर को यहाँ पे प्राइमरी कलर सेट करेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी कलर दिख जाता है। अभी इसको अगर माउस ओवर करेंगे तो इसका जो कलर है ये अलग से चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे HOVR ओवर, जहाँ पे इस कलर को $info कलर में चेंज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे माउस ओवर कर रहे तुरंत माउस ओवर वाला कलर जो है वो चेंज हो जा रहा है। ये जो इतना सारा जो सिंटैक्स लिख दिया यहाँ पे, जितने भी CSS लिखे सैस में, तो ये बहुत ज़्यादा CSS एक साथ में रहेगा तो मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें को अलग से फाइल में रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो कॉमन जो फीचर्स जो है इसको हम लोग एक अलग से जगह पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ पे एक फाइल नेम डालता हूँ _base.scss बोलकर यहाँ पे इस बेस को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज बोलकर एक CSS सिंटैक्स होता है जिसको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा बेस CSS के थ्रू। मतलब यहाँ पे जो बेस है इस बेस को यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पे आउटपुट में देखते हैं। तो आउटपुट में जब देखा तो यहाँ पे क्या बोला, ये जो वेरिएबल्स जो था ये वेरिएबल्स मेनली बेस में चला गया, अभी मिल नहीं रहा है। इसको किस तरह यहाँ पे लाया जा सकता है, तो इसको एक्चुअली यूज करने का बहुत अलग अलग तरीका होता है। एक तो यहाँ बेस है, इसके अलावा यहाँ पे एक इम्पोर्ट बोलकर भी एक ऑप्शन होता है जिससे ये काम हो सकता है। उसमें क्या होता है, हम लोगों को इस पार्ट को इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, यूज करने के मतलब ये एक्चुअली एक नेम स्पेस बन जाता है, जिस नेम स्पेस को यूज करने के बाद इस नेम को, मतलब यहाँ पे जो फाइल नेम है उस फाइल नेम को यहाँ पे एज ए कनेक्टर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये सही तरीके से काम कर पाएगा, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिखेगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे दो अलग अलग तरीका होता है, एक यूज लिख के और एक इंपोर्ट लिख के कर सकते। तो यहाँ पे @import भी अगर करेंगे तो हम लोगों का जो भी आउटपुट है वो बहुत ही आसानी से चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पे जो बेस में जो प्राइमरी कलर जो है, इस प्राइमरी कलर को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। जब भी मैंने प्राइमरी कलर चेंज किया, सारे ही कलर जहाँ जहाँ पे मैंने कलर सेटअप किए थे वो तुरंत इफेक्टिव हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओनली हम लोग नेविगेशन का ही डिजाइन रखा। तो नैप डिजाइन के लिए यहाँ पे अलग से एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जिस फाइल का नाम दिया nap_scss रखेंगे। तो यहाँ पे जो भी पार्ट है इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे नैप के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे नैप के अंदर डाल देने के बाद अभी इस नैप को यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं। अभी देखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एक बेस चला गया। तो यह है बेसिकली पार्शियल्स जो कि फाइल को स्प्लिट करने का काम कर रहा है, जो बहुत ही आसानी से हम लोगों के जो भी CSS में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस काम को बहुत अच्छे तरीके से
इसको मैनेज कर पाएगी इस प्रोसीड्यूर की वजह से। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होता है बेसिकली मिक्सिंग्स यहाँ पे क्या होता है, एक फंक्शंस टाइप का होता है जहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को एक साथ में मिक्स कर सकते हैं। ये मिक्स बेसिकली क्या है, एक बॉक्स अगर डिजाइन करते हैं तो उस बॉक्स का ट्रांसफॉर्म बोलकर यहाँ पे एक मिक्सिंग मेथड बनाया जिसको यूज करके उस बॉक्स का जो डिजाइन स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बॉक्स का मेन पे ही ये मिक्सिंग में डालता हूँ और अभी ये जो मिक्सिंग है ये बेसिकली एक फंक्शन हो चुका है। यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर्टी एज ए पैरामीटर यहाँ पे पास होगा, इस पैरामीटर के थ्रू हम लोगों का CSS जनरेट होगा। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे div क्लास नेम देता हूँ बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स बोलकर एक क्लास नोटेशन पे यहाँ पे सेट किया जहाँ पे विड्थ एंड हाइट के लिए बॉक्स हाइट बोलकर एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। बॉक्स साइज 100 पिक्सल का बॉक्स साइज यहाँ पे डालता हूँ। तो यहाँ पे बॉक्स साइज दोनों का ही सेम होना चाहिए, हाइट विड्थ होना नहीं चाहिए, एक्चुअली हम लोग दे सकते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर $info कलर को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पे info कलर यूज़ किया, तो अभी देखते हैं डिजाइन में क्या होता है। यहाँ पे ऑलरेडी ये बॉक्स आ गया है। तो अभी इस बॉक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म बोलकर रोटेशंस ऑप्शंस है। तो अभी इसको यूज करने का प्रोसीड्यूर क्या है, इस ट्रांसफॉर्म मेथड को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन है, इस ट्रांसफॉर्म को कितने डिग्री में इसको चेंज कर सकते हैं, 30 डिग्री में इसको फ्लिप करना होगा। रोटेट फंक्शंस को यहाँ पे यूज करना है। तो ये बेसिकली एक फंक्शन है जो ये रोटेशंस करने का काम कर रहा है। थोड़ा मार्जिन ले लेता हूँ चारों तरफ से, तो क्या होगा, ये जो रोटेशन है वो थोड़ा अच्छी तरह से दिख पाएगा। तो ये जो मिक्सिंग हुआ है, ये मिक्सिंग ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन है जिस फंक्शन को यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करने के बाद इसका जो राइटिंग जो हुआ है नीचे जगह ये एक्चुअली मिला है जो हम लोग का आउटपुट में देखना चाहिए था। इसके साथ साथ एक्सटेंड और इनहेरिटेंस प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। एक्सटेंड और इनहेरिटेंस प्रोसेस क्या है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी हम लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो बॉक्स बनाए थे, इस बॉक्स के चारों तरफ पे एक बॉर्डर सेट करना है। यहाँ पे बॉक्स का बॉर्डर, उसके अंदर कुछ पैडिंग डाल सकते हो। अभी जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए बॉक्स बॉर्डर बोलकर नाम देते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स बॉर्डर, इस बॉक्स बॉर्डर में बॉर्डर का जो भी प्रॉपर्टी है वो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। 1 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे डेंजर कलर डालेगा। अभी इस बॉक्स को एक्सटेंड करना है, जो बॉर्डर है बॉक्स बॉर्डर, इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एक्चुअली क्या है, ये बेस क्लास है और इसको एक्सटेंड करने के बाद अभी यहाँ पे डेटा डालेंगे। बॉर्डर साइज है, इसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे जो इसके चारों तरफ से एक बॉर्डर दिख रहा है। इस एक्सटेंशन जो प्रोसेस है इसको इनहेरिटेंस प्रोसेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के जो बॉक्स का जो डिजाइन है, इस बॉक्स डिजाइन के अंदर एक बॉर्डर ऐड हो चुका है। मतलब पहले हम लोगों को बॉर्डर की जरूरत था नहीं, तो जब ये था तो यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। जब ये डाल रहे, ये बॉर्डर का जो CSS जो है एक्स्ट्रा एडिशनली ये ऐड हो गया है। एक क्लास पहले से रेडी था, उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो भी यहाँ पे आ गया है यूजिंग एक्सटेंशन। उसके बाद ऑपरेटर देखते हैं। ऑपरेटर मीन्स जहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था एक माइनस ऑपरेटर को यूज करके। तो यहाँ पे हाइट पहले से डिक्लेयर था, टोटल जो हाइट था, टोटल हाइट के साथ यहाँ पे 40 में डिवाइड कर दिया था। तो यही रहा सारा बेसिक आइडिया सैस का। अगर आप लोग चाहते हो तो इसका एक एडवांस ट्यूटोरियल भी बना सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट करो कि आपको एडवांस सैस सीखना है या नहीं। अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो जरूर आप सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना, नीचे कमेंट पे जो भी लिंक है उस लिंक पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप पर्सनलाइज ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे ऑफिशियल साइट में विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है shivajidevanand.com। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक में।